स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, जो कि एग्रीकल्चर 11th, एग्रीकल्चर 12th एंड यूपी कैटेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इस वीडियो के थ्रू कल्टीवेशन ऑफ वीट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूं की खेती। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बॉटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होते हैं। और इसका ओरिजिन प्लेस मध्य एशिया टर्की में हुआ था, जो कि इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है कि दजला और फरात की घाटियों के बीच में हुआ था। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज पाई जाती है 70%, और इसमें प्रोटीन 10 से 12% पाई जाती है, जो कि इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोटीन के कारण, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही जो हमारी रोटियां होती हैं फूल जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। और विश्व की खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। भारत की खाद्य फसल क्या है? धान है। गेहूं में आधारी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गेहूं में आधारी गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है। गेहूं के पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? गेहूं में पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? स्पाइक होता है। गेहूं में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? गेहूं में पुंकेसरों की संख्या 3 होती है। बीज बोने की गहराई, जो गेहूं की बीज बोने की गहराई होती है वो बीजचोल लेंथ ऑफ कोलोटाइल्स पर निर्भर होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी कैटेट में ज़्यादातर आ जाता है। अर्जुन HD 2009 वैरायटी दे रखी है, अर्जुन HD 2009। ये 2,4-D के प्रति संवेदनशील होती है। किसके प्रति संवेदनशील होती है? 2,4-D के प्रति संवेदनशील होती है। भारत में उगाई जाने वाली गेहूं और धान, जो भारत में गेहूं और धान उगाए जाते हैं, तो हम देखते हैं जो भारत में गेहूं उगाया जाता है, वो होता है स्प्रिंग व्हीट, और जो धान होता है वो होता है विंटर राइस। याद रखिएगा, गेहूं होता है स्प्रिंग व्हीट एंड धान होता है विंटर राइस। भारत में गेहूं की 3 प्रमुख वैरायटीज़ हैं जो सर्वाधिक उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम एंड ट्रिटिकम डाइकोकम। तो हम देखते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में, जो कि इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। इसमें 2n की जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 42 ही होती है, और इसकी खेती भारत में 87% क्षेत्रफल पे की जाती है। जो गेहूं की वैरायटी है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसमें ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम से ज़्यादा पाई जाती है। इसे मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, इसे मैक्रोनी व्हीट भी कहते हैं। ड्यूरम व्हीट भारत में 12% क्षेत्रफल पर ही उगाई जाती है। इसका प्रयोग सूजी बनाने के लिए करते हैं, मेन रूप से सूजी बनाने के लिए ट्रिटिकम ड्यूरम का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वैरायटीज़ हैं जो टेट्राप्लॉइड वैरायटीज़ हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 28 पाई जाती है। तो कुछ वैरायटीज़ हैं जैसे राज 911, जयराम और मेघदूत। ये 3 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो टेट्राप्लॉइड हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 28 पाई जाती है। जो हमारी तीसरी वैरायटी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, जो है ट्रिटिकम डाइकोकम। इसे ईमर व्हीट भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, इसे ईमर व्हीट भी कहते हैं। डाइकोकम भारत में 1% क्षेत्रफल पर ही उगाई जाती है। कितने क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? सिर्फ 1% क्षेत्रफल पर। इसका प्रयोग उपमा बनाने के लिए किया जाता है, और ये भी एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 28 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन ड्वार्फ व्हीट।
ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, इसमें 2N की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 42 पाई जाती है। मैक्सिकन बौना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया था? जो एक मैक्सिकन डॉर्फ व्हीट है वो भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि मैक्सिको से आया था। ठीक है। गेहूं के भ्रूणपोष इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गेहूं के भ्रूणपोष इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 63। गेहूं का बौना होना उत्तरदायी जीन है। गेहूं का बौना होना उत्तरदायी जीन है, वो है नरन-10 जीन। ये एक ऐसा जीन है जो गेहूं को बौना कर देता है और हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, हमारी यील्ड को बढ़ा देता है। धान का बौना होना उत्तरदायी जीन है, जो धान में एक ऐसा जीन होता है जो धान को बौना कर देता है और उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हाई कर देता है, वो है डीजी वो जीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैडेट के लिए। गेहूं में पानी की जलमांग कितनी होती है? जो होती है 400 से 650 मिलीमीटर। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और एक है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर है, ये है गेहूं का वीड है जिसे हम लोग गोली डंडा या फिर गेहूं का मामा इस टाइप से बुलाते हैं। तो इसका जो टेस्ट वेट है वो है 2 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा फेलेरिस माइनर, ये गेहूं के मामा का बॉटेनिकल नेम है फेलेरिस माइनर, जो कि गेहूं में उग जाता है, वीड है। ठीक है, इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनका तापमान भंडारण के लिए कितना होना चाहिए? वो होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देखते हैं वीट की वैरायटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। सिंगल जीन डॉर्फ के लिए देखेंगे, फिर हम देखेंगे डबल जीन डॉर्फ एंड फिर देखेंगे ट्रिपल जीन डॉर्फ। तो सिंगल जीन डॉर्फ में वैरायटीज़ हैं जैसे लर्मा रोजो 64, सुजाता, गिरिजा, सोनालिका, RR 21। डबल जीन डॉर्फ की वैरायटीज़ हैं कल्याण सोना, सोनारो 64, HD 2009 अर्जुन, सोनारो 63। ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटीज़ हैं जैसे हीरा, मोती और लाल बादशाह। म्यूटेंट वैरायटीज़ उत्परिवर्तित वैरायटीज़ हैं जैसे सरवती, सोनारो और लर्मा रोजो। अब हम देखते हैं लेट वैरायटीज़, जिन्हें हम लेट सोइंग कर दें फिर भी प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे LO के लोक 1, C 306, K 65, PBW 502, राज 3127, DBW 17। वैरायटी करण वंदना DBW 17, जो कि करनाल हरियाणा में वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन दे रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करण वंदना DBW 17 करनाल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन दे रही है आज के दिन में। हम देखेंगे गेहूं में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशियो क्या होता है। तो गेहूं में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस हो गया 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एंड पोटास हो गया 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम देखते हैं सीड रेट। सिंपली में साधारणतः 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड सोइंग कर देते हैं ब्रॉडकास्टिंग विधि से। लेट वैरायटी के लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डिबलर विधि, इसमें सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड मांगता है। अब हम देखते हैं फर्ब संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है फर्ब। फरो इरिगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम, इसमें 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट मांगता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं क्लाइमेट एंड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है गेहूं की कल्टीवेशन के अंदर। तो ये ठंडी जलवायु मांगता है और इसका जर्मिनेशन टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कल्ले निकलते समय टेम्परेचर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। परिपक्वता के समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब हम देखते हैं डिस्टेंस, रो टू रो इंटू प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस क्या होती है। तो रो टू रो की डिस्टेंस होती है 22.5
सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होती है 10 सेंटीमीटर। और हम जो गेहूं का सीड होता है वो हम कितनी गहराई पे सोइंग करते हैं, वो होता है 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है। गेहूं की बुआई का समय क्या है? गेहूं की बुआई का मेन समय नवंबर का प्रथम पक्ष, मतलब कि नवंबर का जो फर्स्ट वाला वीक होता है वही होता है गेहूं की बुआई का प्रथम पक्ष होता है, नवंबर का। ठीक है। अब हम देखते हैं इरिगेशन। गेहूं में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 11th और 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। जो पहली स्टेज है शिखर जड़ बनते समय, क्राउन स्टेज CRI, ये होती है बुआई के 21 से 25 दिन पर। नेक्स्ट है कल्ले फूटते समय, ये होती है बुआई के 40 से 45 दिन पर। तीसरी है गांठ बनते समय, ये बुआई के 60 से 65 दिन पर होती है। और चौथी है फूल आते समय, ये होती है 80 से 85 दिन पर। दूध बनते समय 100 से 105 दिन पर। और दाना बनते समय या फिर दाना पकते समय 115 से 120 डेज पे होती है, बुआई के 115 से 120 दिन के बाद तक। गेहूं की सिंचाई की CRI क्राउन स्टेज किस वैज्ञानिक ने दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड और यूपी कैडेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। जो होता है BR भारद्वाज। DAP में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो रेशियो मात्रा होती है वो कितनी होती है? DAP में नाइट्रोजन होती है 18%, DAP में फास्फोरस होती है 46% एंड पोटास होती है 0%। पोटास होती नहीं है, ये दोनों याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 11th और 12th और हालांकि यूपी कैडेट तक कि DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस कितनी पाई जाती है। तो DAP में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%, जबकि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं का अनुसंधान DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? करनाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी कैडेट प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। गेहूं की कौन सी वैरायटी का प्रभाव हरित क्रांति पे पड़ा? अब ये क्वेश्चन चाहे यूपी कैडेट का हो, चाहे ICAR को हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को नहीं याद रहता है गेहूं की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका हरित क्रांति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है HD 2967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है? ट्रिटिकेल एक वैरायटी है जो प्रोफेसर रिम्पू ने डेवलप की थी, वो है गेहूं और राई की क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई की क्रॉस है जो डॉक्टर रिम्पू ने दी थी। और वैरायटी ऑफ ट्रिटिकेल, जो ट्रिटिकेल की वैरायटी है वो है DT 46। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिन में गेहूं, उसके बाद राइस, उसके बाद मेज़, उसके बाद ज्वार, बाजरा, सरसों, वीडियो आने ही वाली हैं। वीडियो प्रिपेयर हो चुकी है। हम देखते हैं नेक्स्ट। गेहूं में किसके प्रयोग से फेलेरिस माइनर का नियंत्रण किया जाता है? जो गेहूं का मामा है, जिसे हम गुल्ली डंडा कहते हैं, उसका बोटेनिकल नेम है फेलेरिस माइनर। इसका हम नियंत्रण किससे करेंगे? आइसोप्रोट्यूरान या फिर सल्फोसल्फ्यूरान। जो आइसोप्रोट्यूरान है ये मार्केट में बैन कर दिया गया है, इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये बैन है। जो अब आ रहा है मार्केट में वो है सल्फोसल्फ्यूरान, जो 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सफिशिएंट है। हम देखते हैं नेक्स्ट। डिजीज इन व्हीट, गेहूं में लगने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? बीमारियां, डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी कैडेट में यही सब पूछे जाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कवक जनित रोग क्या है। कवक जनित रोग, इसमें 3 कवक होते हैं, भूरी गेरुई, काली गेरुई एंड पीली गेरुई। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना के दी है आप लोगों को। कवक जनित तीनों कवकों की एक ट्रिक है, और ये कवक का जो बोटेनिकल नेम है वो इधर लिखा हुआ है। जैसे भूरी गेरुई का लिखा है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा सिट्रिसाई, काली गेरुई का है पक्सिनिया ग्रेमिनी सिट्रिसाई, और पीली गेरुई का है पक्सिनिया
स्ट्रीफॉर्मिस। तो हम दिखाते हैं आपको ट्रिक क्या है। याद रखिए, भूकंप रंगाई, भूकंप रंगाई, भूकंप से हो गया, भू से हो गया भूरी रंगाई, का से हो गया काली गिरुई, और पा से हो गया पीली गिरुई। रंगाई से इधर याद रखिए रंगाई रिकांडिटा, गा से ग्रेमनी, और ई से स्ट्रीफॉर्मिस। तो देखिए, भूरी गिरुई पक्सिनिया रिकांडिटा सिट्रिसाई, काली गिरुई पक्सिनिया ग्रेमिनी सिट्रिसाई, पीली गिरुई पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, कवक जनित तीनों डिजीज आपको याद हो जाएंगी। करनाल बंट, नेक्स्ट देखते हैं करनाल बंट। निथोसिया इंडिका, टिलेसिया इंडिका। करनाल बंट को गेहूं की कैंसर बीमारी भी कहते हैं। जो ये करनाल बंट है जिस कवक के कारण होता है उसको बोटेनिकल नेम है निथोसिया इंडिका एंड टिलेसिया इंडिका। करनाल बंट जो होता है गेहूं की एक कैंसर बीमारी है, इसे कैंसर बीमारी भी कहते हैं। गेहूं के इस रोग के कारण खेत में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप खेत को गए होंगे तो गेहूं के इस रोग के कारण खेत में से सड़ी मछली की जैसी गंध आती है। नेक्स्ट देखते हैं मौल्या, मौल्या बीमारी, वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं और जौ की बीमारी है, ये गेहूं की और जौ दोनों की बीमारी है। बोटेनिकल नेम ऑफ फंगस, जो मौल्या बीमारी है जिस फंगस के कारण लगता है उस फंगस का बोटेनिकल नाम है हेटेरोडेरा अवेनी। मौल्या बीमारी है हेटेरोडेरा अवेनी। अब हम देखते हैं ईयर कोकिल। जो ईयर कोकिल होता है वो नीमेटोड से होता है। तो बोटेनिकल नेम ऑफ नीमेटोड का क्या है? अंगुना सिट्रिसाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईयर कोकिल अंगुना सिट्रिसाई, याद रखिए। टुंडू रोग, बैक्टीरिया प्लस नीमेटोड। जो टिंडू रोग होता है जो बैक्टीरिया और नीमेटोड दोनों से होता है। नेक्स्ट है फ्लैग मस्ट रोग, गेहूं का डिजीज़ है, यह भी है गेहूं का डिजीज़ है फ्लैग मस्ट रोग। लेकिन जो गेहूं की मेन डिजीज़ है वो हम फिर से देखते हैं, वो है कवक जनित रोग, भूरी गिरुई, काली गिरुई एंड पीली गिरुई। करनाल बंट है, मौल्या बीमारी है, ईयर कोकिल है एंड टुंडू रोग है। नेक्स्ट है मेन इंसेक्ट इन वीट। वीट के जो मेन इंसेक्ट्स हैं वो देखते हैं, वो है दीमक, टर्माइट्स। इसके नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं क्लोरपाइरिफास। दीमक के नियंत्रण के लिए गेहूं के खेत में क्लोरपाइरिफास के नाम की एक मार्केट में दवा आती है जिसे हम प्रयोग करने से दीमक हमारी नष्ट हो जाती है। कल्टीवेशन ऑफ वीट में इतना ही था, जो भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपने वीट को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो छूटा हुआ होगा, और यूपी कैटन में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ नहीं सकता, गारंटेड है। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नहीं मन है तो रहने दो, बाद में ढूंढते हुए आओगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ा हुआ है, उसका लिंक ले लीजिए वहाँ से। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट है कल्टीवेशन ऑफ राइस। थैंक यू।